हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2021 में आई एक बहुत ही अच्छी फिल्म उधम सिंह को। इसकी IMDb रेटिंग है 9.2 आउट ऑफ 10 और पर्सनली मुझे ये मूवी बहुत अच्छी लगी और ये फिल्म उधम सिंह की रियल लाइफ के इवेंट्स पर बेस्ड है। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। मूवी की स्टार्टिंग में हम व्यूअर्स उधम को जेल से निकलते हुए देखते हैं। उन्हें 4 साल की सज़ा हुई थी और आज उनकी सज़ा पूरी हो गई थी। असल में उन्होंने बार में कुछ लोगों से झगड़ा कर लिया था जो कि इंडियन थे, लेकिन वो ब्रिटिशर्स के लिए काम करते थे और वो उनकी तानाशाही को एक्सेप्ट कर रहे थे और इसी बात को लेकर उधम का और उनका झगड़ा हो गया। उधम सिंह का नाम पहले यहाँ पर शेर सिंह था। शेर सिंह भगत सिंह के बहुत अच्छे दोस्त थे और वो दोनों साथ में ही अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। उन्होंने एक पार्टी भी बनाई थी जिसका नाम था HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। पर अब जब शेर सिंह जेल से बाहर निकले हैं तो अब तक भगत सिंह की डेथ हो चुकी है और उनकी पार्टी के हर मेंबर की डेथ हो चुकी है या तो बचे हुए जेल में हैं और ये वक्त है 1931 का। तो अब जेल से निकल करके उधम एक गेस्ट हाउस में रुकते हैं जहाँ पर उनसे मिलने के लिए उनका एक दोस्त आता है। वो उन्हें एक पासपोर्ट देता है ताकि वो लंदन जा सके, लेकिन यहाँ पर पुलिस की उधम के हर कदम पर नज़र होती है। असल में वो एक फ्रीडम फाइटर थे, इसलिए पुलिस ऐसे लोगों पर नज़र रखती थी ताकि वो दोबारा से कुछ भी ऐसा ना कर पाए जो कि उनके लिए सही ना हो। पर उधम यहाँ पर पुलिस की नज़र से बचकर रात में ही निकल जाते हैं और पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता। अब नेक्स्ट सीन में हम उधम को लंदन में देखते हैं जहाँ पर वो शेर सिंह नाम का पासपोर्ट यूज़ करते हैं। यहाँ पर वो अपने पंजाबी लोगों से मिलते हैं तो उनके पंजाबी लोग भी बोलते हैं कि अब कुछ भी नहीं बचा है, पार्टी टूट चुकी है और यहाँ पर जो लोग भी रहते हैं वो लोग यहाँ के लाइफस्टाइल में घुल मिल चुके हैं। तो अब उन्हें बिल्कुल भी पड़ी नहीं है कि उनका देश आज़ाद होता है या फिर नहीं। पर उधम सिंह यहाँ पर इसलिए आए थे क्योंकि भगत सिंह ने उनसे कहा था कि इंडिया से बाहर जाकर उन्हें कुछ इंटरनेशनल सपोर्ट बनाना पड़ेगा और वो इसीलिए यहाँ पर आए थे। पर इस पर वो लोग बोलते हैं कि शायद अब ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा और तुम्हें यहाँ पर रहने के लिए कोई काम करना पड़ेगा। तो अब उधम सिंह यहाँ से चले जाते हैं और अलग जगह पर रूम लेकर रहने लगते हैं। यहाँ पर वो फ़ोन बूथ पे जाके टेलीफोन डायरेक्टरी लेते हैं और वहाँ से माइकल नाम का पेज फाड़ लेते हैं। इस पेज में उन लोगों का नाम दिया होता है जिनका नाम माइकल होता है। इसके बाद उधम एक एक करके हर माइकल का पीछा करने लगते हैं और सबके नाम पर कट लगाते जाते हैं। असल में उधम माइकल ओ डायर को ढूंढ रहे होते हैं। माइकल वही अफसर होता है जिसने 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड में फायरिंग करने का ऑर्डर दिया था और वो एक सच में ईविल था और इसलिए उधम सिंह उसे मारना चाहते थे ताकि वो उन सभी लोगों का बदला ले सके। पर यहाँ पर उन्हें वो माइकल मिल नहीं रहा होता है। यहाँ पर उधम हर 6 मंथ में अपना घर बदलते रहते हैं ताकि कभी भी कोई भी उनके बारे में कुछ खास पता ना लगा सके। और वो जितनी बार भी लंदन से बाहर जाते हैं हर बार वापस आने पर वो एक नया नाम यूज़ करते हैं, इसलिए उनके पास कई सारे पासपोर्ट होते हैं और यहाँ पर रहने के लिए वो अलग अलग तरह के काम करते हैं। कभी वो सेल्समैन बन जाते हैं तो कभी वो कपड़े बेचने वाले बन जाते हैं। यहाँ पर रहते रहते उन्होंने एक कार भी खरीद ली होती है और वो अभी भी अपने मिशन पर होते हैं। ऐसे ही वो एक दिन एलीन से मिलते हैं। एलीन वो लेडी होती है जो कि पूरी दुनिया में इक्वालिटी की बात करती हैं और ऐसे लोगों के लिए जिन्हें इक्वालिटी नहीं मिल रही होती है उनके लिए आवाज़ उठाती हैं। एलीन भगत सिंह को जानती थी, इसलिए वो उधम से फ्रेंडशिप कर लेती है। इसके बाद उधम अपने किसी जानने वाले से IRA के बारे में पता करते हैं और उसके पास जाते हैं गन्स खरीदने के लिए और ये गन खरीदने के लिए पैसे उन्हें वही पंजाबी लोग देते हैं। अब वो गन खरीद लेते हैं और गन खरीदने के बाद वो रशिया के लिए निकल जाते हैं। रशिया में जाकर उन्हें रेड आर्मी से वेपन देने के लिए बात करनी थी। वो जाकर वहाँ पर बोलते हैं कि वो लड़ाई तभी जीत सकते हैं जब उनके पास हथियार हो। पर इस पर वहाँ का मेन इंसान बोलता है कि अभी वॉर का टाइम चल रहा है, हिटलर के साथ किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है, इसलिए हम इसके बारे में सोचेंगे पर थोड़ा बाद में। यहाँ पर उन्हें कुछ भी कामयाबी हाथ नहीं लगती है तो वो वापस से लंदन आ जाते हैं। अब लंदन में जब वो पहुँचते हैं तब तक उनका वही जानने वाला माइकल का पता और उसका शेड्यूल ढूंढकर उन्हें दे देता है। तो अब उधम हर जगह माइकल का पीछा करने लगते हैं, सिनेमा हॉल, ऑफिस, हर जगह।
और माइकल पर नज़र रखने के साथ साथ उद्धम शूटिंग की भी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि शुरुआत में वो बहुत ही ज़्यादा सीधे साधे नॉर्मल से लड़के होते हैं और उन्होंने कभी भी गन नहीं पकड़ी थी। पर एक नॉर्मल से लड़के के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो एक फ्रीडम फाइटर बन गए और अब वो यहाँ लंदन तक आ गए हैं, इसका पता हमें आगे चलेगा। अब एक दिन ऐसे ही वो सेल्समैन बनकर माइकल के पास जाते हैं और उन्हें फ्री में एक गिफ्ट दे देते हैं। इसके बाद वो माइकल से दोबारा से मिलते हैं और उनसे जॉब मांगते हैं, तो माइकल उन्हें अपने घर पे काम करने के लिए रख लेते हैं। यहाँ पर उनके घर पे काम करते करते उद्धम उनकी हर बात सुनते रहते हैं। और ऐसे ही एक दिन जब वो दोनों बात कर रहे थे तब माइकल बोलता है बहुत ही बदतमीजी से कि उसे कोई भी रिग्रेट फील नहीं होता है जलियांवाला बाग में जो भी हुआ उसके लिए। और तो और उसकी भारतीयों को लेकर भी सोच बहुत ही खराब थी। यहाँ पर उद्धम को बहुत गुस्सा आता है, मन तो करता है कि वो फायर कर दे और मार दे माइकल को, लेकिन फिर उन्हें याद आता है कि वो यहाँ पर इस वक्त माइकल के अंडर काम कर रहे हैं। अगर वो इस वक्त उसे मारते हैं तो ये बात पूरे वर्कर्स पर जाएगी और हर किसी पर शक होगा और वर्कर्स की कम्युनिटी खराब होगी। तो ये बस एक क्राइम हो जाता कि एक नौकर ने एक मालिक को मार दिया है, पर असल में उन्हें पूरी दुनिया तक ये बात फैलानी थी कि एक भारतीय फ्रीडम फाइटर ने माइकल को मारा है एज अ प्रोटेस्ट। इसीलिए वो माइकल की जॉब छोड़ देते हैं। इसके बाद एक दिन उन्हें पता चलता है कि माइकल की एक जगह पर स्पीच है, तो वो उसी जगह पर पहले जाते हैं और वहाँ पर साफ सफाई का काम करने लगते हैं। दूसरी तरफ वो एक मोटी सी बुक लेते हैं और उसको फाड़ फाड़ के उस पर गन का शेप बना लेते हैं और उसी के अंदर वो अपनी गन छिपा देते हैं। इसे देखकर मुझे शशांक रिडेम्पशन की याद आ गई। तो अब वो अपनी बुक के अंदर गन को छिपाकर 31 जुलाई 1940 को माइकल की कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। यहाँ पर वो अंदर जाते हैं और जैसे ही कॉन्फ्रेंस खत्म होती है वैसे ही वो अपनी गन निकालते हैं और माइकल को कई सारी बुलेट शूट कर देते हैं और माइकल की वहीं पर डेथ हो जाती है। पर इसके बाद वहाँ के कॉप्स उद्धम को पकड़ लेते हैं और पकड़ के उसे जेल में डाल देते हैं और उससे पूछताछ शुरू हो जाती है। अब सबको ये विश्वास था कि ज़रूर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी टीम होगी, उद्धम ये सब कुछ अकेले नहीं कर सकता है। पर यहाँ पर उद्धम बहुत ज़्यादा टॉर्चर सहने के बाद भी वहाँ पर किसी का भी नाम नहीं लेते हैं। पर इसके बाद भी पुलिस हर इंसान को अरेस्ट कर लेती है जो भी कभी उद्धम से मिला था और वो भारतीय था। साथ में वो एलिन को भी अरेस्ट करते हैं, पर किसी के साथ भी पूछताछ पर उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता है। यहाँ तक कि उन्हें ये भी पता नहीं चलता है कि उद्धम का असली नाम क्या है, क्योंकि अभी तक वो इतने सारे पासपोर्ट यूज़ कर चुके थे कि पुलिस को नहीं पता होता है कि उद्धम का रियल नेम क्या है। पर बार बार पूछने के बाद उद्धम उन्हें अपने हाथ पे दिखाता है जिस पे लिखा होता है राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। असल में ये नाम उन्होंने इसलिए लिखवाया था ताकि वो भारत में रहने वाले अलग अलग धर्मों को एक साथ दिखा सके और उनकी एकता दिखा सके। पहले के पढ़े लिखे फ्रीडम फाइटर्स ऐसे होते थे और आज के ज़माने में लोग इन्हीं नामों के ऊपर दंगे करते रहते हैं। अब वहाँ की गवर्नमेंट और पुलिस सभी लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि उद्धम अपने मुंह से कुछ बोल ही नहीं रहे थे। इसलिए वो फाइनली लोगों को मार मार के ज़बरदस्ती कन्फेशन साइन कराने लगते हैं और कुछ लोगों को मजबूरी में आकर साइन करना पड़ता है। यहाँ वो उद्धम के खिलाफ एकदम ही झूठे और ज़बरदस्ती के बनाए हुए सबूत इकट्ठा कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम उद्धम को देखते हैं जिन्हें एक लॉयर दिया गया होता है, पर उद्धम इस लॉयर को भी कुछ खास बताते नहीं हैं। पर फिर भी कोर्ट में केस चलता है और लॉयर पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वहाँ के जज और बाकी सभी लोग उसे बोलने का मौका ही नहीं देते हैं। यहाँ पर उद्धम सिंह बोलते हैं कि उन्होंने जो किया है वो कोई क्राइम नहीं है, वो एक प्रोटेस्ट था और उन्होंने एक ईविल को मारा है। पर इसके बाद भी उनकी बात कोई भी नहीं सुनता और उनको ज़बरदस्ती जेल में डाल दिया जाता है और फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। पर यहाँ पर अब उनका नाम मीडिया में बहुत ज़्यादा ऊपर उठ चुका होता है। अलग अलग कंट्रीज़ के लोग उनके बारे में हेडलाइन पे छाप रहे होते हैं और एग्जैक्टली यही उद्धम चाहते थे। वो चाहते थे कि वो लंदन में जाकर कुछ ऐसा करे कि पूरी दुनिया इस बात को जाने और उन्हें पता चले कि भारतीयों के ऊपर कैसा जुल्म हो रहा है और भारतीय इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ जेल में उन्हें जितने भी दिन रहना होता है उतने दिन उद्धम सिंह हंगर स्ट्राइक कर देते हैं, वो खाना खा ही नहीं रहे होते हैं। अब ये बात भी गवर्नमेंट के लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है, तो वो लोग उन्हें ज़बरदस्ती पकड़ते हैं और एक बड़ा सा पाइप उनके मुंह में ज़बरदस्ती डाल देते हैं और इंजेक्शन से उन्हें ज़बरदस्ती खाना खिलाते हैं और उनकी हंगर स्ट्राइक तोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उद्धम से मिलने के लिए वही लॉयर आता है और वो उनके लिए लड्डू लेकर आता है। असल में ये लड्डू उद्धम के फेवरेट थे और अब लॉयर उनसे पूछता है कि तुमने मारा क्यों।
जिस दिन ये जलियांवाला कांड हुआ उस वक्त तो तुम वहाँ पर थे भी नहीं। तो अब उद्धम बताना शुरू करते हैं कि उनकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था श्रेया, और जिस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस दिन श्रेया भी वहीं पर थी। वहाँ पर लगभग 20,000 से ज़्यादा लोग थे जो कि बहुत ही शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे, पर फिर भी यहाँ पर माइकल के कहने पर उन सभी लोगों के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी गई थी, जिसमें बहुत सारे औरतें, बच्चे, सभी लोगों की डेथ हो गई थी। उद्धम उस वक्त वहाँ पर नहीं होते हैं, पर जब ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है तब वो वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर हज़ारों लाशें बिछी हुई थी। मैंने इसके सीन्स नहीं डाले हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग और रुला देने वाला था। और उस रात इतनी ज़्यादा मौतें देखने के बाद उद्धम सिंह डिसाइड करते हैं कि वो भी फ्रीडम फाइटर बनेंगे और माइकल से बदला लेंगे। अब नेक्स्ट सीन में हम एलिन को देखते हैं जो कि आके उद्धम से रिक्वेस्ट करती है कि वो एक बार फिर से अपने केस को रीओपन करने के लिए बोले, क्योंकि एलिन कहीं ना कहीं उद्धम को पसंद करने लगी थी, पर उद्धम इसके लिए मना कर देते हैं। और इसके बाद उद्धम सिंह को फांसी दे दी जाती है, पर जिस वक्त उन्हें फांसी दी जा रही होती है उस वक्त भी उनके हाथ में भगत सिंह की फ़ोटो होती है, और बाद में ये फ़ोटो उन कॉप्स को भी मिल जाती है। मतलब कि एंड में मरते दम तक उन्होंने अपने देश प्रेम को नहीं छोड़ा। अब अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो या फिर नहीं आया हो, आप इस वीडियो को लाइक करें या फिर नहीं करें, कमेंट करें, नहीं करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन प्लीज़ एक बार पुराने फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पढ़िए कि वो लोग कितने ज़्यादा एजुकेटेड थे, जबकि आज के टाइम पे लोगों के पास कोई भी नॉलेज नहीं होती है और वो धर्म से लेके अलग अलग चीज़ों पर ही अपना ज्ञान देते रहते हैं, जिसकी वजह से कई सारे दंगे होते हैं। तो इसी के साथ मेरा एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।